हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शार्क। आज हम शार्क के बारे में पढ़ेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को जानेंगे, इसकी हिस्ट्री क्या है उसको जानेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी करंट में भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है कि ये अपना वर्ल्ड में वर्चस्व कैसे स्थापित कर रहा है धीरे धीरे। और दोस्तों, हम इस ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में आज शार्क को लेके आए हैं। हमने इससे पहले एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो कि 3 कंट्रीज से मिला हुआ है, बहुत मिलिट्री पावरफुल जो ग्रुप है ओकस, उसके बारे में भी वीडियो बनाई है। तो आप ओकस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके ओकस के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, हम शार्क को, ये जो पिक्चर है ये दोस्तों 18 शार्क समिट की है जो कि काठमांडू नेपाल में 26-27 नवंबर 2014 को हुई थी। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखना, उम्मीद करता हूँ तब तक आप वीडियो के लास्ट में पहुँचोगे तब तक आपको शार्क के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल होगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इसकी बहुत ज़्यादा रिलीवेंस है। तो हम दोस्तों शार्क को इन पॉइंट्स में कवर करेंगे, जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज शार्क, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर मेंबर स्टेट्स क्या हैं शार्क के, जो करंट लीडर्स हैं वो कौन कौन है भी, सेक्रेटरीट, मेन ऑब्जेक्टिव। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को अंत तक पूरा देखना और ध्यान से समझना दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट इज़ शार्क, हमें पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ शार्क। ये शार्क का फ्लैग है दोस्तों। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि दक्षिण एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन यानी कि क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई दक्षिण एशिया में। इज़ द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियोपॉलिटिकली ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका एक यूनियन बना हुआ है दक्षिण एशिया में। इसके जो मेंबर्स हैं दोस्तों वो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दोस्तों, जो शार्क है वो कंप्राइजेस 3% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। जो वर्ल्ड लैंड एरिया है दोस्तों टोटल, उसके जो शार्क कंट्रीज हैं वो टोटल 3% लैंड एरिया एक्वायर करते हैं यानी कि कवर करते हैं। और 1% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और 21% जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है उसका प्रतिशत शार्क कंट्रीज के पास में है 21%। और जो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमी है, टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी, उसका 5.21% शार्क कंट्रीज के पास ही है, यानी कि 4.47 ट्रिलियन US डॉलर्स एज ऑफ 2021। दोस्तों, ये 2021 के अकॉर्डिंग का डाटा है। शार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका, शार्क को ढाका में फाउंड किया गया था जो कि अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में बांग्लादेश की कैपिटल है, 8 दिसंबर 1985 को। जो इसका सेक्रेटरीट है दोस्तों वो काठमांडू में है, नेपाल में। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है, ये क्या प्रमोट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इट लॉन्च द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 2006, इसने दोस्तों साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया 2006 में लॉन्च किया था। अब दोस्तों इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा जान लेते हैं। द आइडिया ऑफ कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज वॉज डिस्कस्ड इन 3 कॉन्फ्रेंसेज। दोस्तों 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें इसका आइडिया शार्क का डिस्कस किया गया था। जो पहली कॉन्फ्रेंस थी वो थी द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 1947। जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों वो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी 1947 में। और जो दूसरी थी दो बाइगू कॉन्फ्रेंस इन फिलीपींस इन मई 1950, बाइगू कॉन्फ्रेंस जो कि फिलीपींस में हुई थी मई 1950 में। और जो कोलंबो पावर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों ये हुई थी श्रीलंका में अप्रैल 1954 में। इन द एंडिंग ईयर्स ऑफ 1970 के आखिरी दौर में द 7 इनर साउथ एशियन नेशंस, जो मतलब 7 अंदर के साउथ एशियन नेशंस थे जो इंक्लूडेड करते थे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, एग्रीड अपॉन क्रिएशन ऑफ ए ट्रेड ब्लॉक। ये आपस में एग्री हो गए थे एक ट्रेड ब्लॉक बनाने के लिए। एंड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया,
और जो साउथ एशिया के पीपल हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए कि वो आपस में मिलकर काम कर सकें, जिसमें स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप हो, ट्रस्ट हो और अंडरस्टैंडिंग हो दोस्तों। जो प्रेसिडेंट ज़ाहिर उर रहमान थे, लेटर एड्रेस ऑफिशियल लेटर्स टू द लीडर्स ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। उन्होंने क्या किया कि दोस्तों उन्होंने ऑफिशियल लेटर्स भेजे जो कि लीडर्स हैं साउथ एशिया कंट्रीज के, अभी मतलब उस टाइम जो लीडर्स थे, जो अभी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके जो लीडर्स थे, उनको ऑफिशियल लेटर भेजे उन्होंने। प्रेजेंटिंग हिज विजन, उन्होंने अपने विजन को दिखाया उसमें कि फ्यूचर रीजन एंड कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर कोऑपरेशन। तो दोस्तों आफ्टर द यूएसएसआर इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान, तो उस टाइम दोस्तों जो यूएसएसआर था उसका जो इंटरवेंशन था अफगानिस्तान में, एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश द यूनियन वर एसिलेटेड इन 1979। मतलब इसका इंटरवेंशन होने के बाद जो ये यूनियन बनाना चाहते थे या फिर जो सार्क बनना था, उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो थोड़ा और एसिलेट हो गया 1979 में, उसमें काफ़ी रफ्तार आ गई। एंड द रिजल्टिंग रैपिड डिटरेशन ऑफ द साउथ एशियन सिक्योरिटी सिचुएशन, और मतलब दोस्तों जो साउथ एशियन नेशंस थी उनकी सिक्योरिटी की चिंता होने लगी, उसकी चिंता बढ़ गई। रिस्पॉन्डिंग टू द रहमान एंड ब्रिंद्राज कन्वेंशन, मतलब रहमान के और जो ब्रिंद्राज का जो कन्वेंशन था उसको रिस्पॉन्डिंग करते हुए ऑफिशियल्स ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने वो मिले फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलंबो इन अप्रैल 1981। वो श्रीलंका में मिले दोस्तों पहली बार अप्रैल 1981 में सार्क के लिए। दोस्तों हाउएवर आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक कंसुलेशंस हेडेड बाय द बांग्लादेश, एक सीरीज के बाद जो डिप्लोमेटिक कंसुलेशन की सीरीज हुई थी बांग्लादेश के द्वारा हेडेड, मतलब बांग्लादेश उसमें हेड था, उसके बाद बिटवीन साउथ एशियन UN representative at the UN headquarters in New York from September 1970 to 1980, it was agreed that Bangladesh would prepare the draft of a working paper for discussion among the foreign secretaries of South Asian countries। तो मतलब दोस्तों वहाँ पे डिसाइड किया गया कि बांग्लादेश को एक ड्राफ्ट पेपर बना लेना चाहिए जिसमें मतलब डिस्कस करने के लिए कि फॉरेन सेक्रेटरीज ऑफ साउथ, मतलब फॉरेन सेक्रेटरी साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनके साथ डिस्कस करके बांग्लादेश को एक ड्राफ्ट बना लेना चाहिए सार्क के लिए, यूनियन के लिए। इन 1983 एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ढाका, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों 1983 में ढाका में, बाय इट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसके विदेश मंत्रालय के द्वारा, द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द इनर 7 कंट्रीज अडोप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो जो वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर थे 7 कंट्रीज के, उन्होंने इसको डिक्लेरेशन था जो साउथ सार्क का उसको अडोप्ट कर लिया था एंड फॉर्मली लॉन्च द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और उन्होंने वहाँ पे जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स थे एक्शन IPA वो फॉर्मली लॉन्च कर दिए थे। इनिशियली इन 5 एग्रीड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन नेमली एज एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, मतलब कोऑपरेशन जो एरिया थे वो क्या थे, 5 एरिया, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी, हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, ये 5 एरिया थे जिसमें दोस्तों इन्होंने IPA रिलीज और लॉन्च कर दिए थे। अब दोस्तों ऑफिशियली द यूनियन वाज इस्टेब्लिश्ड इन ढाका, इसको ढाका में बनाया गया विद द काठमांडू बीइंग यूनियन सेक्रेटरीट, और काठमांडू में इसका सेक्रेटरीट जनरल बना। द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड इन ढाका ऑन 7-8 दिसंबर 1985, जो पहली समिट हुई वो ढाका में हुई थी दोस्तों 7 और 8 दिसंबर 1985 को, एंड होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, और जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे दोस्तों उनके द्वारा इसको होस्ट किया गया था, और जिनका नाम था हुसैन इरशाद, उसके द्वारा इसको होस्ट किया था दोस्तों। द डिक्लेरेशन वॉज साइंड बाय द नेमली किंग ऑफ भूटान जिग्मे सिंघे वांगचुक, जो कि ये भूटान के किंग थे, उनके द्वारा साइन किया गया था डिक्लेरेशन को। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जियाउल हक ने साइन किया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी थे। किंग ऑफ नेपाल वीरेंद्र शाह थे, और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका JR जयावर्धने, एंड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स म्यूमन गियोम। ये दोस्तों ये लीडर्स थे उस टाइम जब इन्होंने उस डिक्लेरेशन को साइन किया गया था या साइन किया था। अब दोस्तों मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं सार्क के, आपको पता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान,
इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये दोस्तों इसके मेंबर स्टेट्स हैं सार्क के। और ये आप थोड़ा सा डाटा भी देख सकते हैं, इसकी पॉपुलेशन और जीडीपी एंड पीपीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा। और दोस्तों ये मैंने थोड़ा बहुत डाटा दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप इस डाटा को पढ़ सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। अब दोस्तों सार्क वॉज फाउंडेड बाय 7 स्टेट्स इन 1985। सार्क को 7 देशों के द्वारा फाइंड आउट किया गया था 1985 में। इन 2005 लेकिन 2005 में अफगानिस्तान बिगेन नेगोशिएटिंग देयर एसेशन टू सार्क। अफगानिस्तान ने भी अपना जो नेगोशिएशन स्टार्ट किया कि वो भी सार्क को ज्वाइन करना चाहता है एंड फॉर्मली अप्लाइड फॉर मेंबरशिप, और मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया सेम ईयर में। द इशू ऑफ अफगानिस्तान ज्वाइनिंग द सार्क जनरेटेड, जो इशू जनरेट हुआ उस टाइम पे अफगानिस्तान के लिए कि उन्होंने सार्क को ज्वाइन किया, वो जनरेटेड ए ग्रेट डील ऑफ डिबेट। उसमें डिबेट हुई जिसमें जो ईच मेंबर स्टेट्स थे इंक्लूडिंग कंसर्न, उन्होंने उसमें क्या कंसर्न दिखाया, क्या चिंता जताई अबाउट द डेफिनेशन ऑफ साउथ एशियन, कि उसमें साउथ एशियन में एक्चुअली साउथ एशियन है क्या, आइडेंटिटी। बिकॉज जो अफगानिस्तान है दोस्तों वो कंसिडर किया जाता है एज ए सेंट्रल एशियन कंट्री, while it is neither accepted as Middle East country nor as a Central Asian country or as a part of Indian subcontinent other than being only in part of South Asia। अब दोस्तों सार्क में क्या है कि जो ऑब्जर्वर कंट्रीज भी हैं, स्टेट्स विद ऑब्जर्वर स्टेटस इंक्लूड, कौन कौन से ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्व करती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों ये वो स्टेट्स हैं जिनको ऑब्जर्वर का दर्जा मिला हुआ है। चाइना 2000 एप्लीकेशन फॉर ऑब्जर्वर, जो चाइना के लिए 2007 में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी चाइना ने ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए, वो रिसीव्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसको किस किस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला दोस्तों, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, मालदीव्स का, नेपाल का एंड पाकिस्तान का। इन 5 कंट्रीज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। Other South Asian members of SAARC agreed to support China observer status but were not as strongly in favor, but वो इतने ज़्यादा strong favor में नहीं थे। On 2 अगस्त 2006, 2 अगस्त 2006 में the foreign ministers of SAARC countries agreed in principle to grant observer status to 3 applicants। लेकिन फिर दोस्तों 2 अगस्त 2006 को जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे SAARC कंट्रीज़ के, वो एग्री हो गए थे कि ऑब्जर्वर स्टेटस देने के लिए जो 3 एप्लीकेशन और आई हुई थी, जैसे कि यूएस, साउथ कोरिया, बोथ मेड रिक्वेस्ट इन अप्रैल 2006। इन दोनों ने जो रिक्वेस्ट डाली थी वो अप्रैल 2006 में डाली थी। एज वेल एज द यूरोपियन यूनियन रिक्वेस्टेड इन जुलाई 2006, और यूरोपियन यूनियन को भी इन्होंने ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जिसने अपनी रिक्वेस्ट जुलाई 2006 में डाली थी। ऑन 4 मार्च 2007 ईरान रिक्वेस्टेड, और 4 मार्च 2007 को ईरान ने रिक्वेस्ट करी ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए, फॉलोड शॉर्टली बाय मॉरिशस। फिर मॉरिशस ने भी अपनी रिक्वेस्ट डाल दी और एप्लीकेशन फाइल कर दी ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए। तो फिर इन सबको दोस्तों ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा भी मिला। तो इसमें जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, वो जो जिनके पास ऑब्जर्वर स्टेटस है दोस्तों, वो भी 3 टाइप के ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट टाइप वो है कि जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन मेंबरशिप में। जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ में एक तरह के मेंबर्स हैं ना दोस्तों, वो हैं कि जो सार्क में मेंबर बनना चाहते हैं और सार्क को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो सेकंड टाइप के ऑब्जर्वर्स हैं दोस्तों, उनका मेंबरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो एक जो इनकी प्रोसीडिंग्स है सार्क की, उसके ऊपर अपना एक चेक और टैब रखना चाहते हैं कि वो उसको देख पाएँ। और जो तीसरे टाइप के हैं दोस्तों, वो क्या है कि उनका ना तो कोई इसकी प्रोसीडिंग्स में वो नज़र रखने का कोई इरादा है, ना कोई इंटरेस्ट है इसकी मेंबरशिप को ज्वाइन करने का, बट उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो जो ऑब्जर्वर्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ही चेक रख पाएँ। तो दोस्तों ये थोड़ा ऑब्जर्वर कंट्रीज़ के बारे में था। अब दोस्तों करंट लीडर्स कौन कौन हैं इसमें, करंट लीडर्स में हैं अफ़गानिस्तान से जो हैं हिबातुल्ला अखुंजादा, जो कि वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश से कौन है, शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। लोते तसरिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, भूटान के प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
इब्राहिम मोहम्मद सुलेह, प्रेसिडेंट ऑफ द मालदीव्स, ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट। फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, पुष्पा कमल दाहाल, ये जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। एंड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ, ये विक्रम सिंघे जी हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा बहुत जो सार्क का सेक्रेटरीट है उसके बारे में जान लेते हैं। जो सार्क सेक्रेटरीट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन काठमांडू, इसको काठमांडू में इस्टेब्लिश किया गया था कि जो नेपाल की कैपिटल है। ऑन 16 जनवरी 1987, 16 जनवरी 1987 को। एंड वॉज इनोग्रेटेड, जो इसका उद्घाटन किया गया था वो बाय द लेट किंग बीरेंद्र वीर विक्रम शाह ऑफ नेपाल, जो वहाँ के नेपाल के किंग थे बीरेंद्र वीर विक्रम शाह, उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था। तो जो दोस्तों सार्क के अंडर में कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं वो ये हैं, 4 स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं, जैसे कि सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल शार्को, जो कि लोकेशन इसकी इस्लामाबाद में है, कंट्री पाकिस्तान है, ये इसकी वेबसाइट है दोस्तों। सार्क डेवलपमेंट फंड, इसकी जो लोकेशन थिम्पू, कंट्री भूटान। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, ये दोस्तों न्यू दिल्ली में है, इंडिया में। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों ढाका, बांग्लादेश में है। दोस्तों सार्क के अपने रीजनल सेंटर्स हैं, जो कि सार्क एग्रीकल्चर सेंटर ढाका बांग्लादेश में, सार्क मेट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ढाका बांग्लादेश में, ये भी सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर थिम्पू भूटान में, सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है न्यू दिल्ली इंडिया में, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जो है गांधीनगर इंडिया में है, सार्क कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर जो है दोस्तों वो माले यानी कि मालदीव्स में है, सार्क इंफॉर्मेशन सेंटर दोस्तों काठमांडू नेपाल में, सार्क ट्यूबरकुलोसिस एंड HIV एड्स सेंटर जो है दोस्तों वो भी काठमांडू नेपाल में है, सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में है दोस्तों, सार्क एनर्जी सेंटर जो है वो भी इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, और सार्क कल्चरल सेंटर दोस्तों वो कोलंबो श्रीलंका में है। अब दोस्तों हम एक बार इसका थोड़ा मेन ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि सार्क का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन आर, जो ऑब्जेक्टिव है इसके मेन ऑब्जेक्टिव वो है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, कि जो साउथ एशिया के पीपल हैं उनके जो वेलफेयर को प्रमोट किया जाए, एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो उनकी जिंदगी की क्वालिटी है, जीने की जो लाइफ की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इन कंट्रीज़ में आपस में और इन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाए, एक साथ मिलके सोशल प्रोग्रेस की जाए, कल्चरल डेवलपमेंट किए जाए रीजन में, एंड टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, और सभी को इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो डिग्निटी के साथ रह सकें और रियलाइज कर सकें देयर फुल पोटेंशियल, और अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सकें। जो सार्क समिट दोस्तों 2023 में वो होगी, वो पाकिस्तान के द्वारा होस्ट की जाएगी। नो सार्क कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड सिंस द 18th समिट ऑफ 2014, दोस्तों कोई भी सार्क की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है अभी तक। जो 18th समिट हुई थी 2014 में, जो कि नेपाल काठमांडू के द्वारा होस्ट की गई थी, उसके बाद अभी तक। तो दोस्तों ये टोटल ऑल अबाउट सार्क के बारे में था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सार्क के बारे में पता चल गया होगा और आपको वीडियो भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें और ध्यान से फिर समझने की कोशिश करें। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो सबसे पहले पाएं। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।